स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो IBA कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MBA कर रही थी। हमारी दोस्ती समाजी राब्ते की मरूफ वेबसाइट फेसबुक पर्सना 2015 में हुई थी। मैं उन दिनों PU हॉस्टल लाइफ में अपनी टूटी फूटी तहरीरें शेयर किया करता था। उसे मेरी कोई तहरीर अच्छी लगी थी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने कबूल कर ली। हमारी कभी भी बात नहीं हुई थी, बस वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थी। हमारा पहली बार फेसबुक इनबॉक्स में ही राब्ता दिसंबर 2018 में हुआ। उसने बताया कि वो 2017 में नैब में एक कलीदी ओहदे पर सिलेक्ट हो चुकी थी और शादी भी हो चुकी है। मैंने कहा क्या करते हैं दुल्हे मियाँ? तो पता चला वो दर्जी का काम करते हैं और बस मैट्रिक पास हैं। अब मुझे इस बज़ाहिर मिसमैच के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ कि शादी के मियारात पर मैं कुछ लिखना चाह रहा था। उससे कहा कि मैं तुम्हें मिलना चाहूँगा। कहती मोस्ट वेलकम, कभी भी घर आ जाओ या ऑफिस आ जाओ। गुज़श्ता हफ्ते मेरा किसी काम से लाहौर चक्कर लगना था तो मैं उसे भी मिलने का प्लान किया और तयशुदा वक़्त पर ठोकर नियाज बेग पर वाक़या नैब के दफ्तर पहुंच गया। गेट पर मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया और उसके ऑफिस का रास्ता समझा दिया गया। कोई 1 बजे मैं मुतल्लिका ऑफिस के बाहर था। खैर मैं दस्तक देकर दफ्तर में दाखिल हुआ। एक लड़की दफ्तर में एक साइड पर नमाज पढ़ रही थी। एक अबाया एक कुर्सी पर पड़ा था। मेरी तरफ उसकी कमर थी तो चुपके से एक तरफ बैठ गया। खैर उसने नमाज पढ़ी, मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा वो एक शदीद तरीन खूबसूरत लड़की थी। बिना किसी भी मेकअप के एक पुरनूर चेहरा था, जैसे रहमत बरस रही हो, और उसकी ज़ात में एक अजीब सी रोशनी और रौब था। सलाम दुआ के बाद कहती, खतीब साहब आपको किसी ने बाहर रोका नहीं? मैंने कहा कोई बाहर था ही नहीं। इतने में उसने वॉशरूम जाकर अबाया पहना और निकाब करके वापस ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बेल दी तो एक भाई अंदर आए और मुझे यूं देखा जैसे मैं कोई खलाकी मखलूक हूँ। मैडम ने उसे कुछ कहने से पहले ही इशारा कर दिया कि खामोश रहो और चाय के साथ पिज़्ज़ा मंगवाओ। वो बाहर गया तो पता चला कि मैडम मुकम्मल पर्दा करती है। आज तक ऑफिस में किसी ने चेहरा नहीं देखा, बल्कि हर नामहरम से पर्दा है। वो शायद वॉशरूम गया हुआ था तो मैं उसी लम्हे अंदर आ गया, वरना नमाज के वक्त तो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा माजरत कबूल करे, मैं बाहर रुक जाता। ये साहब दरवाजे होते तो कहती इट्स ओके, इजी रहें। मैंने बिला ताखीर सवाल किया कि मैडम आपकी शादी पर हैरान हूँ। कहती पूछे क्या हैरानी है? मैंने कहा जॉब में आने के बाद शादी हुई या पहले? कहती जॉब के 1 साल बाद। मैंने कहा बचपन का रिश्ता तय था? तो कहती सर जिससे तय था उसने एक वफाकी मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली जब मैं BBA कर रही थी। मैंने कहा ये भाई आपके कज़न हैं? कहती जी नहीं, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से उनसे कपड़े सिलाई कर रही थी। मैंने कहा आपके अब्बू क्या करते हैं? तो कहती वो पुलिस से रिटायर्ड SP थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने पूछा अच्छा ये शादी कैसे हुई? कहती यार मैं 2013 से उसी दुकान से कपड़े सिलाई करवा रही थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे गले में ब्राय नाम भी दुपट्टा नहीं होता था। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन अपने मंगेतर से मिलती थी। हम सिनेमा भी जाया करते थे। ना कभी बालों में कोई परांदा या कैचर लगाया था, बाल खुले ही रखती थी। हर माह कटिंग कराती थी। अब्बू जी पुलिस ऑफिसर थे, सरकारी घर था। मैं वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बिना लाडली बहुत थी। खास तौर पर अब्बू जी मुझे शम्मो कहते थे। पहले साथ अम्मी जाती थी, फिर मैं कभी अकेली ही जाने लगी। अंदरून अनारकली बानो साड़ी हाउस के पास ही दुकान है। फिर सिले सिलाए कपड़े लेने लगी। 2014 में मेरे जिस कज़न से शादी होनी थी उसने एक अमीर कबीर घराने में शादी कर ली। उसके मुताबिक उसकी अम्मा ने वो रिश्ता पूछे बिना किया। मैं BBA के 4थे सेमेस्टर में थी। मैंने बात दिल पर ले ली। 5वीं और 6ठे सेमेस्टर में मेरा GPA बहुत नीचे आ गया। खाना और सोना 6 माह डिस्टर्ब रहा। अब्बू जी हार्ट अटैक की वजह से अचानक हमारा साथ छोड़कर जन्नत में चले गए। ये 2 हादसे मुझे अंदर से तोड़ गए। मेरी इस दुनिया में 2 ही खुशियाँ थी, अब्बू और मंगेतर। अब दोनों ही नहीं थे। मैंने BBA के बाद MBA में एडमिशन ले लिया। अब मेरे कपड़ों में 2 बदलाव आए। एक मेरी शर्ट थोड़ी लंबी हो गई, दूसरा दुपट्टा भी सर पर आ गया, कभी गले में भी रहता।
मैंने जॉब के हसूल को भी फॉलो करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी पीरियड में 2 टीचर्स को मिलाकर तकरीबन 47 लड़कों ने मुझे बिलवास्ता या बिला वास्ता फेसबुक से राब्ता करके प्रपोज किया। मैं फेसबुक पर अपनी ही तस्वीर लगाती थी, म्यूजिकली प्रोड्यूस भी बनाती थी, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। सबसे माजरत करती रही, किसी को पीछे नहीं लगाया, कुछ को ब्लॉक करना पड़ा। मेरी जॉब होगी। मैं अप्रैल 2018 में 1 साल बाद दर्जी की दुकान पर कुछ कपड़े देने गई। दरमियान में अक्सर ब्रांड्स ही लेती रही। दुकान बंद थी। साथ वाले दर्जी से मालूम हुआ कि भाई उम्रे पर गए हुए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। मैं उसे अपना नंबर दे आई कि जब आ जाए तो उन्हें कहना फलाह एसपी साहब की बेटी आई थी, उन्हें कॉल कर ले। मुझे कोई 15 दिन बाद कॉल आई कि मैडम मैं आ गया हूँ, आप आ जाएं। मैं 1 हफ्ते बाद 2 सूट भिजवा दिए, नाप पहले वाला है। ठीक है, ये कॉल पर कह दिया। जब कपड़े बन गए तो मैं लेने खुद गई। कपड़ों के साथ मुझे 1 अदद अबाया और एक बड़ा सा रुमाल दिया गया, जो अरबी खवातीन नमाज के वक्त पहन लेती हैं, बस चेहरे का हिस्सा खुला होता है। ये वो स्पेशल मेरे लिए मक्का से लाए थे। रुमाल देते हुए कहा गया कि नमाज पढ़ते हुए ये पहन लिया करो। वो कहाँ जानते थे मैं नमाज पढ़ती ही नहीं। मैं जिंदगी में कभी अबाया नहीं पहना था, ना नमाज पढ़ी थी, ना कोई घर नमाज पढ़ता था। बस कभी जुम्मा की नमाज या ईद पर अब्बू जाते थे ईदगाह। मैं चाहकर भी इनकार न कर सकी और दोनों चीज़ें साथ ले आई। उनके मुताबिक वो मेरे लिए ये 2 चीज़ें और अपने शागिर्द के लिए कुछ तोहफे लेकर आए थे। उम्रे का टिकट मार्केट में मिलाद के सालाना जलसे से निकला था। कहती मैं न जाने क्यों उसी शाम अपनी ज़िंदगी की कोई दूसरी या तीसरी नमाज पढ़ी। वो रुमाल भी लिया। मुझे नमाज का कुछ हिस्सा बोल रहा था जो नेट से सर्च किया। फिर इशा भी पढ़ी। रात को अबाया भी पहन कर देखा, मुझे बिल्कुल पूरा था। शायद मेरे नाप के मुताबिक अल्ट्रेशन की गई थी। खैर मैंने गैर इरादी तौर पर अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अबाया भी पहन लिया। एक दुपट्टे का हिजाब बना लिया, चेहरा कवर नहीं किया। मैंने ऑफिस में जोहर की नमाज भी पढ़ी। ऑफिस में बैठे क्लर्क और नाइब कासत को कहा कि आप लोग भी नमाज पढ़ा करें। वो भी ऑर्डर समझकर चले गए और खुश भी थे कि मैडम को पता नहीं क्या हुआ था। असर के वक्त खुद ही चले गए कि मैडम मस्जिद जा रहे हैं। मैंने दर्जी को कॉल की और दोनों चीज़ों के लिए दोबारा बहुत शुक्रिया अदा किया और बताया कि अबाया पहन लिया है। अब हर वक्त मेरे जहन में वही बंदा गर्दिश करने लगा। न जाने क्यों मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मैं 2 हफ्तों बाद उसे कॉल की और कहा आप किसी दिन मेरे दफ्तर आ सकते हैं। वो कहता जी आ जाऊंगा। एक जुम्मे वाले दिन वो मेरे ऑफिस में आ गया। उसने उम्रे से आकर दाढ़ी रख ली थी और सर पर टोपी थी। मौलवी वाली लुक थी। उम्र कोई 33 से 35 के करीब होगी, मगर स्मार्ट आपकी तरह था और अभी भी है। मैंने पूछा आपके अब्बू क्या करते हैं? कहता वो इमाम मस्जिद हैं, मगर नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते। हम वादिये सोन से हैं, यहाँ किराए पर रहते हैं। मेरा काम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा हो रहा है। मैंने ना चाहते हुए पूछ लिया आप शादीशुदा हैं? कहता जी नहीं। मैंने पूछा कोई मंगनी वगैरह हुई? कहता वो भी नहीं हुई। मैंने पूछा अच्छा कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? कहता काबे पर पहली नज़र पड़ी थी तो कुछ दीगर दुआओं के साथ कहा था आप जैसी किसी लड़की से शादी करवा देना मेरे अल्लाह। आपका नाम भी लिया था और ये भी कहा था कि वो लड़की बस नमाजी हो, इतनी पढ़ी ना भी हो खैर है। इस सारी गुफ्तगू में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, नजरें झुकाकर बैठा रहा। मैंने पूछा अच्छा मेरे जैसी हो? कहता आपसे थोड़ी कम भी हो जाए। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया अगर मैं ही हो जाऊं तो? कहता मजाक ना करे मैडम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैंने कहा अच्छा मैं कोई देखूं लड़की? कहता जी अब्बा की मुश्किल आसान हो जाएगी, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। कई रिश्ते आए हमें, सब पसंद थे। वो किराए का घर का एतराज करते हैं, ये पहले बता दीजिएगा। कहती उधर वो गया, इधर मैं भी घर आ गई। अम्मी से बात की कि एक लड़का है, मैं शादी करना चाहती हूँ। जब अम्मी को पता चला अनारकली वाला दर्जी है तो गुस्सा हुई कि तुम पागल हो, एक दर्जी से तुम्हें ब्याहेंगे अब हम? क्यों इज्जत का जनाजा निकालना है सारे खानदान में? अकल के नाखून लो। मैंने कहा कौन सा खानदान? जिस खानदान के लड़के ने मुझे छोड़कर एक अमीर जादी से शादी कर ली। मुझे उस खानदान में बड़ी गाड़ी देकर ब्याहने से बेहतर है मुझे जहर ला दें।
میں نے کہا امی آپ ایک بار اس سے مل لیں، مجھے وہ پسند ہے، مجھے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ امی کہتی میں 100 بار ملی ہوئی ہوں۔ چپ کر۔ میں نے اپنے ایک ماموں سے بات کی، وہ میرے اچھے دوست ہیں، آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ انہوں نے استخارہ کیا اور مجھے کہا کہ استخارہ اچھا ہے، میں باجی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دیا، یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ خیر دونوں خاندان ملے۔ امی نے اسے گردماد بننے کا کہا، اس نے انکار کر دیا اور میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے اپنے سسرال جانا تھا۔ 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا۔ 1 ماہ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے ابا ہماری شادی والے دن ہی مسجد میں امام والے کمرے میں شفٹ ہو گئے کہ ایک ہی تو کمرہ ہے اور ایک واش روم تھا۔ خطیب شادی کی پہلی رات گھر میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ اس کے شاگرد نے موتیے اور گلاب سے مسحری لگائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اور رشتہ دار کسی عزیز کے ہاں چلے گئے تھے۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے۔ میں نے کہا آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے، میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی 17 اسکیل کی ملازمت اور ایک میٹرک پاس درزی سے جذباتی سی شادی۔ آپ کو بعد میں نہیں لگا کہ یہ فیصلہ غلط تھا؟ کہتی خطیب میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی عکاسی میں کم پڑ جائے گا۔ اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا۔ میں پیزا کھانے لگا اور ان سے کہا میڈم اب جلدی سے بتائیں، آپ بظاہر اس اب نارمل شادی سے واقعی خوش و مطمئن ہیں؟ کہتی خطیب چیزیں خوشی نہیں دیتی کہ فائز سیال کہتے ہیں اللہ سے خوشی مانگو، اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو تو میں خوش ہوں گا، وہ بہتر جانتا ہے اس نے ہمارے لیے ہماری کہاں کس چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی اجرت میں تمہارا جہیز کہاں بنائیں، خود ہی لے لینا جو لینا ہوا۔ خاندان والے لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کہ درزی سے کوئی چکر چل رہا تھا جو اس سے یوں سب کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ کبھی مجھ سے نہیں ملے وغیرہ، مگر میری امی اور ماموں میرے ساتھ تھے، کوئی چاچو یا پھپھا لوگ نکاح میں نہ آئے۔ امی سے کہا کہ آپ پچھتائیں گی ایک دن۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوا لیا، 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائی کے وقت پیش کر دیا کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میں اور میرا مال آپ کا ہے، اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنوائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی، ابھی دیکھا ہے، اب کہیں سے بھی لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چھوڑے انگوٹھی کو، عام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے پیسے اور چیک لینے سے انکار کر دیا کہ گھر کی کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جگہ ہے، آپ اپنے پاس رکھیں یا اپنے لیے ایک گاڑی لے لیں، میں تو بائک پر ہی ٹھیک ہوں، اور مجھے حق مہر کا 50,000 کیش دے دیا۔ یہ حق مہر انہوں نے خود لکھوایا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی شادی سے اگلی صبح سسرال میں فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکی تھی، مگر فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارا بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ گئے اور کہنے لگے آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ کہتے اچھا پھر تو آپ اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پر چلا جاؤں گا۔ میں کہتے کہتے چپ کر گئی کہ آپ نہ جائیں ہاں آج۔ خیر مجھے کہتے کہ نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا، ابا جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہے، ورنہ چھوٹی بہن کو رکھ لیتے، تو اب چند ماہ تک آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ کھانا پہلے میں بناتا تھا، اب بھی بنا لوں گا۔ میرا شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتا تھا، اب بھی کرے گا۔ آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے، وہی ابا جی کو مسجد کھانا دے کر آیا کرے گا، گھر میں آتا جاتا رہے گا۔ 15 سال کا بچہ تھا، کپڑے لانڈری سے پہلے بھی دھلتے تھے، اب بھی دھلیں گے۔ لانڈری والی آنٹی ہفتے کی شام سب کپڑے لے جائے گی اور اتوار شام کو گھر ہی دے جائے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا، آپ کھانا بنائیں، مجھے
मुझे कुछ कुछ आता है, बाकी आप सिखा दें। कहते खाएंगी तो अच्छा लगेगा, बनाने की बात ना करे, ये रस्म पूरी करने दे। अभी नाश्ता बनाता हूँ, बताएं क्या खाती हैं। मैंने कहा नाश्ता तो कम ही करती हूँ, मैं आपके साथ आती हूँ, मिलकर बनाते हैं। तो वो मान गए, मगर मुझे किचन में बर्तन पकड़ाने से सिवा कुछ करने नहीं दिया। 3 माह तक मैं खाना बनाने में माहिर हो गई। अब कभी वो कभी मैं बनाती हूँ। अक्सर वही बनाते हैं, रोटी तो वही बनाते हैं, या उनका शागिर्द हो तो वो भी बना लेता। मुझसे अभी कुछ कच्ची रह जाती है कहीं कहीं से, जल्दी ही सीख लूंगी। खैर वो उस दिन दुकान पर खुद ही नहीं गए और अगले दिन लेट गए, जल्द वापस आ गए। मैं शादी के बाद पहली बार 1 हफ्ते बाद अपनी अम्मी से मिलने उनके साथ उनकी बाइक पर आई। मेरा नाश्ता कोई नहीं लेकर आया, ना मकलावा किया गया। इन सब रस्मों से उन्होंने मना कर दिया था कि फजूल है ये सब। मुझे भी फजूल ही लगता था, तो अम्मी को मना कर दिया था। हम 2 घंटे अम्मी के पास रहे। अम्मी मुझे खुश देखकर खुश थीं। मैंने तसल्ली दी कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। अम्मी ने उन्हें भी वापस आने पर गले लगाया और माथा भी चूमा। हम वापस आ गए। वो बड़ी हुई आंखों से गोया हुई। यार जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था उस दिन उन्होंने मेरे कहने से पहले ही रिक्शा लगवा दिया हुआ था कि वो ले भी जाएगा ले भी आएगा। मुझे नाश्ता करते हुए 10,000 रुपए दिए कि ये आपको महाना मिला करेंगे आपकी जाती जरूरियात के लिए, अगर खत्म हो गए तो और मांग लो। रिक्शे का किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगी। घर का सब खर्च भी उनके जिम्मे है। जॉब करना आपकी मर्जी है, जब तक चाहे करें, जब चाहे छोड़ दें। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 से 1 लाख तक महाना कमा लेता हूँ। ईदों पर उसे 3 गुना कर ले। 20,000 गाँव बेचता हूँ, बाकी हमारे लिए काफी है। मैं एक और कारीगर बैठाने वाला हूँ, आमदन बढ़ जाएगी मजीद 10 से 20,000। खतीब वो 10,000 मेरे लिए 10 करोड़ से कीमती था कि उनमें 1000 और कुछ 500 और कुछ 100 के नोट भी थे। मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। और मुझे मेरी एक कोलीग याद आ गई जो मुझसे पूछ रही थी, मेरा ATM कार्ड मेरे खावंद के पास है, मैं वापस कैसे लूं उनसे, कोई बहाना बताओ। और खावंद 16 स्केल में असिस्टेंट था। मुझे मेरे इंतखाब पर उस दिन और फख्र हुआ। कहती लड़की और वालिदैन को शादी करने में जो चीजें देखनी चाहिए वो कम ही लोग देखते हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती शादी को 25 साल उम्र से लेट करना है कि उसके बाद मेयार की बातें करने लगती लड़की और लड़का भी। मुझे तरस आता है उन लड़कियों पर जो लड़कों की मिन्नतें करती हैं हमसे शादी कर लो, अपने घर बात करो, या उनकी जॉब या मजीद अच्छी जॉब के इंतजार में कई साल तबाह कर लेती हैं। लड़की चाहे खुद बात कर ले मगर निकाह की बात करे डायरेक्टली। इसी असना में असर हो गई और मैंने कहा बाकी बात नमाज के बाद करते हैं। मैं मस्जिद चला गया। मैं असर पढ़कर आया तो वो भी नमाज पढ़ चुकी थी। मैंने कहा मेरी 3 बातें एक ही बार सुन लें फिर कहानी खत्म करें। कहती जी सर कहें। मैंने कहा मुझे तो आपके पास ही EME में जाना है, आपको घर जाना है तो बात को कंक्लूड कर दें। दूसरी बात मुझे इजाजत दें कि इस कहानी को पब्लिक कर सकूं, कि हम अपने तजुर्बात से किसी को गाइड कर सकें, तो ये कई मन की नेकी होगी इंशाल्लाह। बड़े फरिश्ते इसे नेकियों में उठाकर रखेंगे। मेरे जैसे स्मार्ट फरिश्ते भाईजान से नहीं उठाई जानी, आप देख लेना। तीसरा आपके खावंद से मिलने का शौक है, कोई वक्त उनसे भी ले दें। कहती आपको इजाजत है पब्लिक कर लें, मेरा नाम न लिखिएगा, बाकी आप पहचान छुपा लेंगे, वो मैं जानती हूँ। दूसरी बात आप 15 अक्टूबर की शाम हमारे घर आ जाएं उनसे मिलने। आपका तारुफ करवा दिया था एक बार, आपका स्टेटस पढ़कर उन्हें भी सुनाया था। उनकी दुकान पर वो आपको वक्त नहीं दे सकेंगे, ना वहाँ इतनी जगह है। मैंने कहा ओके 5 अक्टूबर शाम 7 बजे डन। मैंने कहा अब आप अपने तजुर्बे से बताएं कि एक लड़की को शादी से पहले क्या देखना चाहिए। वो बोली खतीब साहब लड़की की कौन सुनता है, वालिदैन ही रिश्ते तय करते हैं। मैंने कहा आपने क्या देखा था इस फैसले से पहले। कहती सर मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं किया था, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी ये सच है, मगर मैं उनकी आमदन का 3rd पर्सन से पता कराया था। मुझे 1 लाख तक बताई गई थी। मुझे ज्वाइंट फैमिली सास ससुर नंदो जिठानियों देवरानियों के जंजालपुरे में नहीं रहना था। यहाँ आइडियल सिचुएशन थी। लड़के के अब्बा साथ रहते थे। उनके बारे में मालूम हुआ कि फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाते हैं तो टाइपिकल मौलवी नहीं है। तीसरे नंबर पर मैंने उनका इस्तिखारा कराया कि इस्तिखारा अल्लाह से डायरेक्ट मशवरा है। आपको इन बातों का इल्म हो जाता है जो कोई भी आपको नहीं बता सकता। अल्लाह ताला आपको वो बातें भी बता देते हैं जो आपको अगली पार्टी का करीबी दोस्त भी ना बता सके या उसे भी पता ना हो। मेरे इस्तिखारे में आया कि साफ पानी है,
उसमें एक बिल्कुल सफेद मछली है, उसके जिस्म पर कोई दाग नहीं है। मैंने अपने सर्कल में एक आलिम दीन से पूछा तो कहते उसका किरदार पाक है, साफ पानी ही काफी था। साफ पानी सफेद मछली किरदार की पाकीज़गी है और उसकी सोहबत भी अच्छी है। कहती सर इस्तिखारा जरूर करें, रिश्ता तय करने में कोई जल्दी ना करें, आस पास से उस लड़के के मामलात का पता कर लें, उसका लेन देन या बर्ताव रख रखाव कैसा है। खानदान में तो पता होता मगर खानदान से बाहर किसी का कुछ पता नहीं होता, तो उसका बेहतर हल है कि कुछ वक्त प्रॉपर हाँ करने से पहले दोनों खानदान एक दूसरे को दे। खानदान में उन रिश्तेदारों से नया रिश्ता ना जोड़ें जिनसे आपके वालिदैन की कभी ना बन ना आई हो कि औलाद सारी उम्र ताने सुनती रहती है। लड़का बहुत ज्यादा ना सही, आजकल के दौर में 50,000 कम से कम कमाता हो, उस लड़की के लिए जो थोड़ा पढ़ी लिखी है, घरेलू लड़की इससे हाफ पर भी खुश होगी। सर एक बात पक्की देखें, लड़का हड हराम ना हो। आमतौर पर अमीर लड़का देखकर रिश्ता कर दिया जाता है और बाद में सास ससुर से पैसे लेने पड़ते। सारी उम्र इस बेगैरत को शर्म नहीं आती। अगर बीवी कमाने वाली मिल जाए तो उसकी सारी मर्दाना गैरत मर जाती। बीवी का एटीएम अपने पास रखता है, वो भी उससे मांग रही होती और बच्चों को देकर जिंदगी गुजार देती। सारी उम्र वो खामद की कमाई की खुशी फील कर ही नहीं पाती। एक इंतहाई अहम बात, आजकल शादी से पहले भी हमें कोई पसंद आ जाता या हम ही किसी को पसंद आ जाते हैं, मगर वो ताल्लुक अगर निकाह में नहीं आ सका तो उसे मुकम्मल खत्म कर देना चाहिए। ना कि शादी के बाद भी चाहे लड़की है या लड़का वो अपनी महबूबा या लड़की अपने आशिक से राब्ते में रहे। बेशुमार घर उजरने में एक वजह ये खयानत है। 99% लड़कियां शादी के बाद उसी मर्द को अपनी दुनिया जहान समझ लेती हैं जिससे जैसे भी ब्याह दी जाए। वो बंदा चाहे तो एक पौधे की तरह अपनी बीवी को मोहब्बत से जैसे जिस चाहे शक्ल में तराश ले, वो उसी रूप और शक्ल में डल जाएगी। वो उसे छोटे बड़े जैसे कपड़े कहे पहन लेगी, बस उससे खयानत ना करें, बस उसका होकर रहें। जैसे अपनी महबूबा की तारीफों के कुलाबे मिलाते हैं ना मर्द उसे, ना जैसे अपनी महबूबा की तारीफों के कलाबे मिलाते हैं ना मर्द उससे किसी मफूकुल अक्ल मखलूक से मिला देते। परियां भी हैरान होती होंगी कि ये चूल्हे कहाँ से सीखी हैं पाकिस्तानी आशिकों ने। उससे 50% कम अपनी बीवी की तारीफों तहसीन कर दें तो यकीन मानो वो उसके सांस में सांस लेगी। मैं अपने खावन से इश्क करती हूँ, खतीब उसकी वजूहात और भी हैं, मगर सबसे बड़ी ये कि वो बस मेरे हैं। शादी से पहले भी उनका कोई सीन नहीं था, अब तो वो मुझे कहते हैं कि अल्लाह को आपकी मिसाल दी थी, शायद कोई आप जैसी थी, नहीं तो आपको ही दे दिया, मैं इस काबिल नहीं था। वो अपनी नफी करते हैं और मैं अपनी के मेरा दामन बहुत छोटा था, जितनी खुशियां अल्लाह ने दी हैं। कहती सर आपने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म देखी है? मैंने कहा कोई 8 बार। कहती उसमें 2 किरदार हैं, एक माचो टाइप बंदा है जो लड़की को डांसिंग क्लब में मिलता है और दूसरा जेंटलमैन है जिससे उसकी हादसाती शादी होती है। सर शादी जेंटलमैन से ही करनी चाहिए, ना कि माचू से। माचू टाइप पर लड़के रियल लाइफ में बहुत भयानक चेहरा दिखाते हैं, उनका माचूपन कभी नहीं जाता और जेंटलमैन बीवी की डांसिंग क्लब की फीस नाश्ते के मेज पर रखकर चले जाते हैं। वो रुकी और बोली सर आखिरी 2 बातें जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि शादियां खानदान से बाहर का रवाज आम होना चाहिए कि दूसरे खानदान के मैनर्स आपको पता लगता है। जैसे हम जंजालपुरे में बड़े हुए, अम्मी और दादी की कभी नहीं बनी, ये उन्हें वो इन्हें गालियां देती रही। मुझे आज भी याद है जब अम्मी जरा प्यारी तैयार होती थी तो दादी उनका जी जलाने वाली बातें करने लग जाती थी और ऐसा ही अक्सर सास करती है, बहू को बेटी नहीं समझती। लड़की को शादी के बाद बस चंद दिन ससुराल में रहना चाहिए, फिर उसे अलहदा होना चाहिए। एक ही कमरे की फ्लाइट या क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाए जहां उसे कुछ वक्त मिल सके अपने खामन से जुड़ने का। उसमें कुछ खामियां भी हैं तो वो खामद बर्दाश्त कर लेगा, मगर ससुराल वाले उनका तमाशा लगाएंगे, उसका जी जलाएंगे कि उसे रोटी पकानी खाना बनाना भी माँ ने नहीं सिखाया। जैसी माँ वैसी बेटी वगैरह का सीन ऑन हो जाता है। मैं ये कहानियाँ अपनी बहुत अच्छी दोस्तों की सुन चुकी थी कि जो सास शादी से पहले दावे करती थी उसने ही बेटे को ऐसा भड़काया कि उसकी तलाक करवा दी, बस अना का मसला बनाकर। हाँ, लड़की हर वक्त डरती रहे, हर जायज नाजायज बात पर जी करती रहे, मेके से कुछ ना कुछ ले जाती रहे तो सास बड़ी हैप्पी रहेगी।
सास का ये घटिया रूप हमारी सोसाइटी के 50% से ज्यादा घरों में मौजूद है। और लल्लू टाइप नाम नहाद मर्द, बाहर बड़ी बातें करने वाले, घर अपनी अम्मी को इतना भी नहीं कह सकते कि आप ज्यादती ना करें। कहते मैं अम्मी को झूठा कैसे करूं, तुम ही बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी माँ जैसी है। खतीब, कौन सी माँ अपनी औलाद की खामियां तलाश करती है? कौन सी माँ औलाद का दिल दुखाती है? कौन सी माँ है जो औलाद से जंगी मुहाज कायम कर लेती? किसी जानवर की माँ भी ऐसा नहीं करती जैसा हमारे मुआशरे की सास करती है। और लड़कियां या खुदकुशी कर लेती है या डिप्रेशन में चली जाती, इस लान तान में अब नॉर्मल बच्चे पैदा करती और सारी उम्र एक कैद में गुजार देती हैं। लड़की की माँ देखते हैं लोग खतीब, मगर इससे ज्यादा जरूरी है लड़के की माँ के लक्षण भी देखे जाएं। जो जितनी मीठी होगी वो इतना ही तेज छुरा फेरेगी। मेरा खून खोलने लगता है कि मासूम लड़कियां हंसना तो क्या रोना भी भूल जाती हैं। ऐसे ऐसे जुल्म सास करती है कि वो ना सह सकती हैं ना बता सकती हैं कि अब माँ बाप की इज्जत को दिन पूरे किए जाएं। और खबरदार, आपने मेरी बात में कोई भी कमी बेशी की तो मैंने कमेंट भी कर देना कि जनाब खयानत कर गए हैं। मैंने कहा फिक्र न करे, लफ्ज ब लफ्ज सच लिखूंगा। मैंने कहा मैडम सारी सास एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। वो बोली जी जितने अच्छे पुलिस मुलाजमिन या अकाउंट ऑफिस वाले या सनियारे होते हैं ना, इसी रेशो को सास में भी लागू कर ले, बेशक अच्छी होंगी, मगर घर के 2 पोर्शन कर लिए जाएं। ऊपर आप रहे नीचे ससुराल, मगर एक ही घर में रहना खतरे से खाली नहीं। वो दूर गए, अब अदम बर्दाश्त हैं लड़कियों में और सासों ने मुंह भी ज्यादा खोल लिए हैं। जहेज लेने के लिए तो तलाक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी, मगर वही बात के कुछ अच्छे जैसे पुलिस वाले वैसे ही अच्छी सास भी पाई जा सकती हैं। खतीब साहब, ये बातें किसी डिस्कशन में नहीं आती, आप वैसे ही बड़े मशहूर हैं। अब नॉर्मल टॉपिक डिस्कस करने में ये भी करिएगा, इसकी बहुत जरूरत है। जिसके साथ बीते या जिसकी बहन बेटी पर जुल्म होता, पता उसे ही होता है। मैं तो अपने सर्कल में लोगों को गाइड करती हूँ कि दर्जी से शादी कोई जज्बाती फैसला ना खुदा तरसी थी। अपने चाचू के घर करोला GLI लेकर जाना था तो भी चची का मुंह सीधा नहीं होना था कि मुझे सोने के कड़े नहीं डले, मेरी बेटियों को क्या डाला है, मकलावे के कपड़े किस ब्रांड के हैं। और चचा का बेटा न खट्टू 2 दुकानों के किराए पर बड़ा रईस बना हुआ, कोई काम नहीं करता ना कभी करेगा। गुस्सा इतना है जैसे सांप उससे जहर लेते हैं। बड़े शहरों में अपने घर की शर्त होती, ये बकवास तरीन शर्त है। लाहौर में अपना घर बनाना इतना आसान नहीं है। लड़का अच्छा है, लोग अच्छे हैं तो कर दे रिश्ता, अल्लाह पर तवक्कल करें, बन जाएगा घर। मैं अब घर के लिए ही पैसे जमा कर रही हूँ। 29 लाख हो गया है। 2 से 4 साल में मेरी तनख्वाह जमा होती गई तो इंशाल्लाह घर ले लेंगे। मैंने कहा आप तनख्वाह लगाती नहीं हैं? कहती कसम करवा लो, जिस दिन से शादी हुई एक बार भी ATM पर गई हूँ। जैज सुपर डुपर प्लस पैकेज का लोड भी वो महाना 10,000 के अलावा करवाते हैं। 83,000 तनख्वाह है। 1 साल से बैंक में ही पड़े हैं सब पैसे। उस दरवेश आदमी ने आज तक पूछा ही नहीं तनख्वाह कितनी है, मुझे ही पूछता रहता कि पैसे तो नहीं चाहिए और मैं भी उसे घर का सरप्राइज ही दूंगी। खतीब, एक बात बस सुनो और चलते हैं कि शादी के बाद 1 साल तक बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए कि 1 साल में काफी हद तक क्लियर हो जाता कि कैसे लोग हैं, कैसा बंदा है। बेशुमार तलाक़ें शादी के चंद माह बाद हो जाती। यहाँ तो बच्चा वालिदैन में से एक की ताहयात महरूमी में जिंदगी गुजारता। कभी भी 1 साल तक बच्चे की तरफ न आए। चलो मैं किसी से कहती हूँ आपको EMI छोड़ आते हैं। मैंने कहा इट्स ओके, मैं क्रीम मंगवा लेता हूँ। कहती नहीं आओ तो सही बाहर। और फिर उनका एक कुलीग मुझे EMI के गेट पर उतार गया। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।